दरवाजे से कुछ फुट की दूरी पर कटे फटे हाथ कालीन के पार मेरी ओर खींचे चले आ रहे थे, जबकि चेहरे घूरते रहे। नया आतंक मुझ पर छा गया और मैं तेजी से चला। मैं उन्हें बोलते हुए नहीं सुनना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि आवाज मेरे माता पिता की आवाज से मेल खाए। उन्होंने अपना मुंह खोलना शुरू कर दिया और हाथ मेरे पैरों से 1 इंच दूर हो गए। हताशा के एक झटके में मैं दरवाजे की ओर लपका, उसे खोलकर फेंक दिया और अपने पीछे पटक दिया। कमरा 8 मेरा हो गया था। जो मैंने अभी अभी अनुभव किया था, उसके बाद मुझे पता था कि यह घर मुझ पर और कुछ नहीं फेंक सकता है जिससे मैं नहीं रह सकता। नरक की आग से कम कुछ भी नहीं था जिसके लिए मैं तैयार नहीं था। दुर्भाग्य से मैंने नो एंड हाउस की क्षमताओं को कम करके आंका, क्योंकि कमरे 8 में चीजें और अधिक परेशान करने वाली, अधिक भयानक और अधिक अकथनीय हो गई। मैंने अभी भी 8वें कमरे में जो देखा उस पर विश्वास करने में मुझे परेशानी होती है। फिर से कमरा 4 और 6 कमरों की कार्बन कॉपी था, लेकिन आमतौर पर खाली कुर्सी पर बैठा एक आदमी था। मेरे डरावने होने पर मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ कि कुर्सी पर बैठा आदमी मैं ही हूँ। मेरे जैसा दिखने वाला कोई नहीं, यह मैं था, डेविड विलियम्स। मैं करीब चला गया। मुझे इसके बारे में निश्चित होने के बावजूद बेहतर दिखना था। उसने मेरी तरफ देखा और मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे। कृपया, वो फुसफुसाए, कृपया ऐसा न करें। कृपया मुझे चोट न पहुंचाएं। क्या? मैंने पूछ लिया। तुम कौन हो? मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। हाँ तुम हो, वह अब सिसक रहा था। आप मुझे चोट पहुंचाने जा रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि आप। वह अपने पैरों को ऊपर करके कुर्सी पर बैठ गया और आगे पीछे हिलने लगा। यह वास्तव में बहुत दयनीय दिख रहा था, खासकर जब से वह मैं था, हर तरह से समान। सुनो, तुम कौन हो? मैं अब अपने डॉपलगैंगर से कुछ ही फीट की दूरी पर था। यह अब तक का सबसे अजीब अनुभव था, वहां खड़े होकर अपने आप से बात कर रहा था। मुझे डर नहीं था, लेकिन मैं जल्द ही आऊंगा। तुम क्यों हो? आप मुझे चोट पहुंचाने जा रहे हैं, आप मुझे चोट पहुंचाने जा रहे हैं। यदि आप छोड़ना चाहते हैं तो आप मुझे चोट पहुंचाने वाले हैं। तुम ये क्यों कह रहे हो? बस शांत हो जाओ, ठीक है? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। और फिर मैंने इसे देखा। नीचे बैठे डेविड ने मेरे जैसे ही कपड़े पहने हुए थे, उनकी कमीज पर 9 नंबर की कढ़ाई वाले एक छोटे से लाल पैच को छोड़कर। आप मुझे चोट पहुंचाने जा रहे हैं, आप मुझे चोट पहुंचाने जा रहे हैं, कृपया कृपया आप मुझे चोट पहुंचाने वाले नहीं हैं। मेरी आंखों ने उस छोटे से अंक को उसके सीने पर नहीं छोड़ा। मुझे ठीक ठीक पता था कि यह क्या था। पहले कुछ दरवाजे सादे और सरल थे, लेकिन थोड़ी देर बाद वे थोड़े और अस्पष्ट हो गए। दीवार में 7 खरोचे गए, लेकिन मेरे ही हाथों से। मेरे माता पिता के शरीर के ऊपर 8 खून से लथपथ थे। लेकिन 9, यह अंक एक व्यक्ति, एक जीवित व्यक्ति पर था। इससे भी बदतर, यह एक ऐसे व्यक्ति पर था जो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता था। डेविड, मुझे पूछना पड़ा। हाँ, तुम मुझे चोट पहुंचाने वाले हो, तुम मुझे चोट पहुंचाने वाले हो। वह सिसकता रहा और हिलता रहा। उसने दाऊद को उत्तर दिया। वह मैं था, आवाज के ठीक नीचे। लेकिन वह 9। मैं कुछ मिनटों के लिए इधर उधर घूमता रहा, जबकि वह अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। कमरे में कोई दरवाजा नहीं था और इसी तरह कमरे के 6 में, जिस दरवाजे से मैं आया था, वह चला गया था। किसी कारण से मैंने मान लिया था कि इस बार खरोचने से मुझे कहीं नहीं मिलेगा। मैंने कुर्सी के चारों ओर की दीवारों और फर्श का अध्ययन किया, अपना सिर नीचे चिपकाया और देखा कि क्या कुछ नीचे है। दुर्भाग्य से वहां था। कुर्सी के नीचे चाकू था। संलग्न एक टैग था जिसमें लिखा था, डेविड को नो एंड हाउस के प्रबंधन से। जब मैंने उस टैग को पढ़ा तो मेरे पेट में कुछ भयानक लग रहा था। मैं फेंकना चाहता था और आखिरी चीज जो मैं करना चाहता था वह उस कुर्सी के नीचे से उस चाकू को हटा देना था। दूसरा, डेविड अभी भी रो रहा था। मेरा दिमाग अनुत्तरित प्रश्नों के एक अटारी में घूम रहा था। इसे यहाँ किसने रखा और उन्हें मेरा नाम कैसे पड़ा? मैंने लकड़ी के ठंडे फर्श पर घुटने टेक दिए और खुद को उस कुर्सी पर बैठे हुए देखा। अनियंत्रित रूप से सिसक रहा था और खुद से दया की भीख मांग रहा था। यह सब संसाधित करने के लिए बहुत अधिक था। घर और प्रबंधन इस पूरे समय मेरे साथ खेल रहे थे।
किसी कारण से मेरे विचार मेरे दोस्त की ओर मुड़ गए और मैंने सोचा कि क्या वह यहाँ तक में कामयाब रहे हैं या नहीं। अगर उसने किया तो क्या वह इसी कुर्सी पर सिसकते हुए आगे पीछे हिलते हुए मिले। मैंने उन विचारों को अपने सिर से हिला दिया, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने कुर्सी के नीचे से चाकू निकाला और तुरंत दूसरा डेविड चुप हो गया। डेविड, उसने मेरी आवाज में कहा, आपको क्या लगता है कि आप क्या करने जा रहे हैं? मैंने अपने आप को जमीन से उठा लिया और अपने हाथ में चाकू बांध लिया। मैं यहां से निकलने जा रहा हूं। डेविड अभी भी कुर्सी पर बैठा था, हालांकि वह अब बहुत शांत था। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मेरी ओर देखा। मैं नहीं बता सकता था कि वह हंसेगा या मेरा गला घोंट देगा। धीरे धीरे वह कुर्सी से उठा और मेरे सामने खड़ा हो गया। यह अस्वाभाविक था। उनका कद और यहाँ तक उनके खड़े होने का तरीका भी मुझसे मेल खाता था। मैंने अपने हाथ में चाकू की रबर की मूठ को महसूस किया और उसे कसकर पकड़ लिया। मुझे नहीं पता कि मैं इसके साथ क्या करने की योजना बना रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि मुझे इसकी आवश्यकता होगी। अब उसकी आवाज मेरी आवाज से थोड़ी गहरी थी। मैं तुम्हें चोट पहुंचाने जा रहा हूं। मैं तुम्हें चोट पहुंचाने जा रहा हूं और मैं तुम्हें यहां रखने जा रहा हूं। मैंने जवाब नहीं दिया। मैं बस फेफड़े में चला गया और उसे जमीन पर ले गया। मैंने उस पर चढ़कर नीचे देखा। चाकू तैयार और तैयार था। उसने मेरी तरफ देखा, डर गया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं आईने में देख रहा हूं। फिर हम वापस आ गए, कम और दूर, हालांकि मैंने अभी भी इसे अपने शरीर में गहराई से महसूस किया था। डेविड ने मेरी तरफ देखा और मैंने खुद को नीचे देखा। शोर जोर से हो रहा था और मुझे लगा कि मेरे अंदर कुछ टूट रहा है। एक तेज गति के साथ मैंने चाकू को नीचे पटक दिया, लेकिन इससे पहले कि वह मेरी छाती को छेदता, कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था और मैं खुद को गिरते हुए महसूस कर सकता था। मेरे चारों ओर का अंधेरा ऐसा था जैसे मैंने उस समय तक कुछ भी अनुभव नहीं किया था। कमरा 3 अंधेरा था, लेकिन वह उस चीज के करीब नहीं आया जो मुझे पूरी तरह से घेर रही थी। मुझे यकीन भी नहीं हो रहा था कि मैं थोड़ी देर बाद गिर रहा हूं। मैं भारहीन महसूस कर रहा था, अंधेरे में ढका हुआ था। फिर मेरे ऊपर एक गहरी उदासी छा गई। मैं खोया हुआ, उदास और अकेला महसूस कर रहा था। माता पिता की दृष्टि मेरे मन में प्रवेश कर गई। मुझे पता था कि यह वास्तविक नहीं था, लेकिन मैंने इसे देखा था और जो वास्तविक है और जो नहीं है, उसके बीच अंतर करने में मन को परेशानी होती है। उदासी और भी गहरी हो गई। मैं 9वें कमरे में था जो दिनों की तरह लग रहा था। अंतिम कमरा। और ठीक यही था, अंत। नो एंड हाउस का अंत था और मैं उस तक पहुंच गया था। उसी क्षण मैंने हार मान ली। मुझे पता था कि मैं हमेशा के लिए उस बीच की स्थिति में रहूंगा, जिसमें अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं होगा। मुझे स्वस्थ रखने के लिए ठहाका भी नहीं था। मैं सब होश खो चुका था। मैं खुद को महसूस नहीं कर सका। मैं कुछ नहीं सुन सका। यहाँ दृष्टि पूरी तरह से बेकार थी। मैंने अपने मुंह में स्वाद खोजा और कुछ नहीं पाया। मैं असंबद्ध महसूस कर रहा था और पूरी तरह से खो गया था। मुझे पता था कि मैं कहाँ था। यह नरक था। कमरा 9 नरक था। फिर हुआ प्रदीप्त करना। सुरंग के अंत में उन रूढ़िवादी रोशनी में से एक। मुझे लगा कि मेरे नीचे से जमीन ऊपर आ रही है और मैं खड़ा हूं। अपने विचारों और इंद्रियों को इकट्ठा करने के 1-2 क्षण के बाद मैं धीरे धीरे उस प्रकाश की ओर चल पड़ा। जैसे ही मैं प्रकाश के पास पहुंचा, मैंने महसूस किया कि यह एक भारी पर्दे में एक लंबवत भट्ठा था। मैंने धीरे धीरे भट्ठा के माध्यम से अपना रास्ता आगे बढ़ाया और खुद को वापस वहीं पाया जहां से मैंने शुरू किया था, नो एंड हाउस के प्रवेश कक्ष में। यह ठीक वैसा ही था जैसा मैंने इसे छोड़ दिया था, अभी भी खाली है और अभी भी बचकानी हैलोवीन सजावट से सुशोभित है। उस रात जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद भी मैं इस बात से सावधान था कि मैं कहाँ हूँ। मैंने उस जगह के चारों ओर देखा और कुछ अलग खोजने की कोशिश कर रहा था। मेज पर एक सादा सफेद लिफाफा था जिस पर मेरा नाम लिखा हुआ था। बेहद उत्सुक, फिर भी सतर्क, मैंने लिफाफा खोलने का साहस जुटाया। अंदर एक पत्र था जिसमें लिखा था, प्रिय श्री विलियम्स, बधाई हो, आपने इसे नो एंड हाउस के अंत तक पहुंचा दिया है।
कृपया इस पुरस्कार को महान उपलब्धि के प्रतीक के रूप में स्वीकार करें। आपका हमेशा के लिए, नो एंड हाउस का प्रबंधन। उद्धरण चिन्ह। लिफाफा में 5 कुरकुरा $100 बिल थे। मैं हंसने लगा, एक तेज हिस्टेरिकल हंसी। मैं अपनी हंसी नहीं रोक सका। मैं घंटों की तरह लग रहा था के लिए हंसे। जैसे ही मैं अपनी कार से बाहर निकला, मैं हंसा। मैं घर से बाहर निकलते ही हंसा और अपने ड्राइववे में जाते ही मैं हंसा। अपने घर पहुंचते ही मैं हंसा। मैं हंसा जब मैं अपने सामने के दरवाजे तक गया और मैं हंसा क्योंकि मैंने देखा कि छोटी संख्या 10 लकड़ी में उकेरी गई है।